अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सचिन न्यूज़ नेटवर्क को आप सभी का स्वागत है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग अब भीषण रूप ले चुकी है। दुनिया को चिंता है कि कहीं यह बड़े युद्ध के रूप में न परिवर्तित हो जाए। एक समय जब दुनिया महामारी से लड़ रही है, दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग ने सबकी चिंता बढ़ा दी है, पूरे विश्व की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पे इजराइल में जो सांप्रदायिक संघर्ष हो रहे हैं, आज ईद का दिन है। उत्तरी गाजा में जब इजराइल की ओर से हमले किए गए तो लोग अपने बच्चों और सामान को लेकर भागते नजर आए। पूरा आसमान धुएं के गुबार से भरा हुआ है, दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। वाकई बड़ा ही विकराल सा दृश्य है और खास तौर पर दुनिया इस बात के प्रयास भी कर रही है, कई देश इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि शांति हो जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी इस जंग पर पूरा अपडेट देंगे। साथ ही बात करेंगे केरल की रहने वाली सौम्या संतोष की, जो इजराइल में रह रही थी 7 साल से और फिलिस्तीन के रॉकेट हमले में उनकी मृत्यु हो गई। उनका पार्थिव देह भारत लाया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी दी है विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने। उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही भारत में जिस तरह कोरोना ने इस समय गोवा पर ध्यान केंद्रित कर दिया है, खासतौर पे कोरोना और जो व्यवस्थाओं की खामियां हैं जो गोवा से इस समय सामने आ रही हैं, उस पर भी आपको रिपोर्ट देंगे कि कैसे 3-4 दिनों में 75 लोगों की वहां पर ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई है। इसके अलावा हम और भी कुछ जानकारी आपको इस रिपोर्ट के अंत में देने वाले हैं। आप रिपोर्ट में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग से। इजराइल ने उत्तरी गाजा में उग्रवादी सुरंगों के व्यापक जाल को नष्ट करने की कवायद में शुक्रवार तड़के अपने तोपखाने से भारी गोलाबारी की, जिसके बाद कई फिलिस्तीनियों ने अपने बच्चों और सामान के साथ यह इलाका छोड़ दिया। हमले में एक ही परिवार के 6 सदस्य अपने घर में मारे गए। इजराइल ने इस्लामिक उग्रवादी संगठन हमास से लड़ने के लिए गाजा सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजा है और 9000 सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा है। गाजा पर हमास का कब्जा है। फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने करीब 1800 रॉकेट दागे और सेना ने 600 से अधिक हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 3 इमारतें ध्वस्त हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष विराम के प्रयासों के बावजूद इजराइल और हमास के बीच युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। इजराइल में चौथी रात भी सांप्रदायिक हिंसा होने के बाद लड़ाई और तेज हो गई। यहूदी और अरब समूहों में लॉर्ड शहर में झड़पें हुई। पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के आदेश देने के बावजूद यह झड़पें हुई हैं। गाजा शहर के बाहरी इलाकों में विस्फोटों के कारण आसमान में धुएं का गुबार देखा गया। उत्तरी गाजा पट्टी में रफात तनानी, उनकी गर्भवती पत्नी और 4 बच्चे इजराइल के हमले में मारे गए। रफात के भाई फादी ने बताया कि जब हमला हुआ तब रफात और उनका परिवार सोने जा रहा था। हमले में इमारत के मालिक और उनकी पत्नी की भी जान चली गई। यह लड़ाई सोमवार को शुरू हुई जब यरूशलेम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने लंबी दूरी के रॉकेट दागने शुरू किए। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई हवाई हमले किए। तब से इजराइल ने गाजा में सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया है। गाजा उग्रवादियों ने इजराइल में करीब 2000 रॉकेट दागे, जिससे देश के दक्षिण क्षेत्र में जनजीवन ठप हो गया। तेल अवीव शहर को निशाना बनाते हुए भी कई रॉकेट दागे गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमलों में 119 लोग मारे गए, जिनमें 31 बच्चे और 19 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 830 लोग घायल हो गए। हमास और इस्लामिक जिहाद उग्रवादी समूह ने 20 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। हालांकि इजराइल ने कहा कि संख्या इससे कहीं अधिक है। इजराइल में 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 साल का लड़का और एक सैनिक शामिल हैं। गाजा सिटी के बाहरी हिस्से में इजराइल के साथ लगने वाली उत्तरी और पूर्वी सीमा के करीब रह रहे कई फिलिस्तीनी शुक्रवार को गोलाबारी और बम हमलों के कारण अपने बच्चों और सामान को लेकर वहां से चले गए। शहर में ये लोग ट्रकों में बैठकर, पैदल या अन्य पशुओं पर बैठकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित स्कूलों में पहुंचे। कुल 13 बच्चों सहित अपने परिवार के 19 सदस्यों के साथ यहां पहुंची हेदया मारूफ ने कहा, हम तो रात को निकलने वाले थे, लेकिन इजरायली विमानों की बमबारी की वजह से हमें सुबह का इंतजार करना पड़ा। बच्चे बहुत घबरा गए और चीख रहे थे, हमें उनके लिए डर लग रहा था। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लड़ाई जारी रखने का आह्वान करते हुए एक बयान में कहा, मैंने कहा था कि हमास से बहुत भारी कीमत वसूल करेंगे, हम यही कर रहे हैं और भारी बल के साथ यही करते रहेंगे।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि उन्होंने लड़ाई खत्म करने को लेकर नेतन्याहू से बात की है, लेकिन साथ ही इजरायली नेता का उन्होंने समर्थन भी किया। हमास ने भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है। उसने दिन भर कई रॉकेट दागे। हमास ने कहा कि उसने गाजा से सबसे शक्तिशाली रॉकेट अयाश दागे। उसने 2 ड्रोन भी छोड़े जिसे इजराइल ने फौरन मार गिराया। हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि उनका समूह जमीनी आक्रमण से डरा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी आक्रमण से सैनिकों को मारने या बंधक बनाने की आशंका बढ़ेगी। यह संघर्ष ऐसे वक्त चल रहा है जब मुस्लिमों के लिए रमजान का पवित्र महीना खत्म होने के बाद ईद मनाई जा रही है। हिंसा का यह दौर 1 महीने पहले यरूशलेम में शुरू हुआ, जहां रमजान के पवित्र महीने के दौरान हथियारों से लैस इजरायली पुलिस तैनात रही। यहूदी शरणार्थियों द्वारा दर्जनों फिलिस्तीनी परिवारों को निर्वासित करने के खतरे ने प्रदर्शनों को हवा दी और पुलिस के साथ झड़पें हुई। अल अक्सा मस्जिद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और प्रदर्शनकारियों पर ग्रेनेड फेंके। इस लड़ाई ने इजराइल में दशकों बाद भयावह यहूदी अरब हिंसा को जन्म दिया है। इजरायली मीडिया ने बताया कि दूसरे यहूदी व्यक्ति को गोली मार दी गई। तेल अवीव के पास जाफा में अरब लोगों के समूह ने एक इजरायली सैनिक पर हमला कर दिया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस प्रवक्ता मिक्की रोसेनफेल्ड ने कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में सांप्रदायिक हिंसा शुरू होने के बाद से करीब 750 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि लॉर्ड तथा तेल अवीव में पुलिस की लोगों से रात भर झड़प होती रही। उधर इजराइल में फिलिस्तीनी रॉकेट हमले में मारी गई केरल की सौम्या संतोष का शव शनिवार को स्वदेश लाया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने शुक्रवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सौम्या के शव को इजराइल से नई दिल्ली होते हुए केरल लाया जा रहा है। इजराइल में 11 मई को फिलिस्तीन की ओर से किए गए रॉकेट हमले में सौम्या की मौत हो गई थी। मुरलीधरन ने ट्विटर पर लिखा, गाजा से दागे गए रॉकेट के हमले में मारी गई सुश्री सौम्या संतोष के पार्थिव शरीर को इजराइल से नई दिल्ली होते हुए केरल लाया जा रहा है। सौम्या का पार्थिव शरीर कल यहां पहुंचेगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर नई दिल्ली में मौजूद रहूंगा। उनकी आत्मा को शांति मिले। इदुक्की जिले के किरिथोडू की रहने वाली 30 साल की सौम्या इजराइल में पिछले 7 वर्षों से घरेलू सहायिका के तौर पर काम कर रही थी। इजराइल के अश्केलोन शहर में रहने वाली सौम्या मंगलवार को वीडियो कॉल के जरिए अपने पति संतोष से बात कर रही थी कि तभी उनके घर पर एक रॉकेट आकर गिर गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर अगर बात भारत में कोरोना के कहर की करें तो इस समय गोवा में हालात विकट बने हुए हैं। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शुक्रवार तड़के कोविड-19 से 13 और मरीजों की मौत हो गई, जिससे पिछले 4 दिन में इस सरकारी अस्पताल में 75 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। अस्पताल में मौत के संबंध में बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ भी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। राज्य सरकार ने जीएमसीएच में हालिया मौतों के असल कारणों के बारे में नहीं बताया है, लेकिन उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि मरीजों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति में परिवहन संबंधी कुछ मुद्दे हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि जीएमसीएच के अलग अलग कोविड-19 वार्ड में शुक्रवार तड़के भर्ती 13 और मरीजों की मौत हो गई। पिछले 4 दिनों में अस्पताल में रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच मरने वाले मरीजों की संख्या 75 हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार तड़के जीएमसीएच में 26 मरीजों की, बुधवार को 21 मरीजों की, गुरुवार को 15 मरीजों की और शुक्रवार को 13 मरीजों की मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय चिकित्सकीय ऑक्सीजन की कथित कमी के कारण जीएमसीएच में कोविड-19 के मरीजों की मौत के संबंध में कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। अस्पताल में मरीजों की मौत के संबंध में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने कहा कि उच्च न्यायालय को राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेना चाहिए, क्योंकि शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो ये थे गोवा के हालात। ऐसे ही विकट हालात कुछ अन्य राज्यों में भी हैं, जिस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज कसा है और कहा है कि प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उसके बावजूद ये देश राम भरोसे चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं संजय राउत। प्रधानमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी से बातचीत चल रही है, मुख्यमंत्री जी से कॉन्फ्रेंस में या संपर्क में है। मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल सकता हूँ, मुझे लगता है गृह मंत्री भी है। अब ये शिकायतें दर्ज होती है, क्या होती है उस बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये देश तो राम भरोसे ही चल रहा है। इस देश में सरकार है, इस देश में प्रशासन है, इस देश में प्रधानमंत्री जी है, इस देश में स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के वजह से मौतें हो रही है, जिस तरह से गंगा यमुना में लाशें सैकड़ों की संख्या में
हाँ, वाराणसी से पटना तक आप देख रहे हो, और जिस तरह से एक तरह से हाहाकार मचा है, तो देश राम भरोसे ही चल रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम के अयोध्या में भी हालत खराब है, वहाँ भी ऑक्सीजन के मारे लोग मर रहे हैं। मैं अब ये भी सुन रहा था। तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, राज्यों के मुख्यमंत्री ने, मैंने पहले भी कहा है कि एक दूसरे से अगर वो डायलॉग रखे इस मामले में, अहंकार और राजनीति अगर भूल कर, तो ही देश की स्थिति सुधर सकती है।